क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। खैर, चाय पी कर आता हूं, शायद दिमाग थोड़ा चलने लगे। संगठन ही शक्ति है। अरे विकास, क्या हुआ? आज कुछ परेशान लग रहे हो। हमें भी बताओ, शायद हम सब मिलकर कोई हल निकाल सके। आखिर संगठन ही तो शक्ति है, क्यों भाइयों? हाँ जरूर। क्या बताऊं मनोज, ऐसे लगता है कि किसान होना जैसे सजा पाना है। हम किसानों की परेशानियां तो जैसे खत्म ही नहीं होती। शुरुआत करूं भी तो कहां से। पहले दिन तो आए, भू जोताओं के लगातार टुकड़े हो रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कहां आसानी से मिलते हैं। ऊपर से खाद, कीटकनाशक, उर्वरक कुछ भी उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं है। सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं है। और तो और कोई आधुनिक कृषि यंत्र भी हमारे पास नहीं है। समय के साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, कृषि उपज को बेचने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। और नहीं हमारे पास पर्याप्त भंडारण सुविधा है। और ऊपर से कोई भी हमें समय पर और पर्याप्त लोन देने के लिए तैयार भी नहीं होता। इसके बावजूद अच्छी फसल आ भी गई तो मुनाफा कैसे होगा। मैं तो निराश हो गया हूं। अरे विकास, पहले चाय पियो। आओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। सच में? हाँ देखो भाई विकास, हमने तो तुम्हें पिछले साल भी बताया था, हमारे साथ एफपीओ में जुट जाओ, फायदा ही फायदा है। किंतु तुमने पिछले साल भी ना सुनी। सुनते तो आज हमारी तरह सुखी और आनंदित होते। देखो, हम सब ने पिछले साल एफपीओ का खूब लाभ लिया और इस साल फसल दुगनी होने के कारण और भी फायदा होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पिछले साल तुम्हारी बात ना मानकर गलती कर दी। किंतु अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताओ कि एफपीओ क्या है और मैं इससे कैसे जुड़ सकता हूं। हम सब आज शाम पंचायत समिति के कार्यालय में एकत्रित होने वाले हैं। वहां नाबार्ड के कुछ अधिकारी हमसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। क्यों ना तुम भी वहां आ जाओ। तुम आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एफपीओ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक। मैं नाबार्ड का एक अधिकारी हूं। आज मैं गांव वालों से बातचीत करने जा रहा हूं। इस बातचीत का उद्देश्य है उत्पादक संगठन को जानना, उत्पादक संगठन यानी पीओ की मूलभूत विशेषताओं को समझना, उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था यानी कि पीओपीआई की भूमिका को समझना, पीओ के गठन के महत्वपूर्ण कारकों यानी कि घटकों को समझना, एफपीओ के गठन के प्रक्रिया को समझना और एफपीओ के गठन में नाबार्ड की भूमिका को समझना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पीओ, एफपीओ और उनकी मूलभूत विशेषताओं की तरफ। नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं। हाँ हाँ, सब ठीक है। अशोक बाबू, आज हमारे साथ विकास, राजेश, रवि, दीनू जैसे अन्य नए लोग आए हैं। वे सब एफपीओ के बारे में जानकारी चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं। कृपया इनकी मदद कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हमारी बैठक इसी सवाल से शुरू करते हैं। और मित्रों, इनके शंकाओं का समाधान करने में आप लोग भी हमारी मदद कीजिएगा। जी जरूर। तो हमारा प्रथम और अहम सवाल है, एफपीओ का क्या मतलब है? आप में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? एफपीओ मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कृषक उत्पादक संगठन। ये संगठन किसानों या किसान संगठनों द्वारा गठित उत्पादक संगठन है। एकदम सही कहा मनोज। अब हम इस पर जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भाइयों, उत्पादक संगठन पीओ किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकारों, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों आदि जैसे प्राथमिक उत्पादों के द्वारा गठित एक पंजीकृत संस्था है। किसानों के किसान संगठनों द्वारा गठित उत्पादक संगठन को कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ कहते हैं।
इस उत्पादक संगठन या पीओ की मुख्य विशेषताएं हैं कि ये कृषि या कृषितर की गतिविधियों के लिए उत्पादकों तथा उत्पादकों के समूह द्वारा गठित किया जाता है। ये पंजीकृत संस्था है। संगठन में उत्पादक शेयर धारक होते हैं। ये प्राथमिक उपजों अथवा उत्पादों से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियां चलाता है। ये उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए काम करता है। लाभ का एक हिस्सा उत्पादकों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा बचे हुए लाभ को एफपीओ के कारोबार के विस्तार के लिए लगाया जाता है। उत्पादक संगठन का स्वामित्व उसके उद्देश्य में निहित होता है और ये उत्पादकों का उत्पादकों द्वारा और उत्पादकों के लिए संगठन है। किंतु अशोक बाबू, इस संगठन की आवश्यकता क्यों है? विकास अक्सर भूजोतों का लगातार विभाजन, खेती की बढ़ती हुई लागत, गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों का अभाव, सुनिश्चित बाजार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण छोटे अथवा सीमांत किसान अपनी उपज की योग्य कीमत प्राप्त नहीं कर पाते और उत्पादकता भी अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच पाती। ये देखा गया है कि कृषि उपज को एकत्रित करना किसानों की आमदनी में वृद्धि के प्रभावी उपायों में से एक होता है, क्योंकि इससे गुणवत्तापूर्ण कृषि लागत, सक्षम प्रौद्योगिक, कर्ज लेने और बाजार तक पहुंचने में सुधार होता है और साथ ही किसानों की अपनी फसल के लिए मोल भाव की ताकत बढ़ती है। इसके अलावा उपज मात्रा बढ़ने के कारण किसान मूल्य श्रृंखला में सीधे भाग ले सकते हैं। अशोक बाबू, क्या इन लाभों का आप विश्लेषण कर सकते हैं? जरूर। कृषि उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित होने से किसानों को अनेक लाभ होते हैं, जैसे परिचालन के पैमाने में वृद्धि। इसके अंतर्गत उत्पादक संगठन छोटे स्तर के उत्पादकों अथवा किसानों की व्यवसाय की गतिविधियों को परस्पर जोड़ते हैं, जिससे समग्र रूप में कृषि व्यवसायों के अवसरों में वृद्धि होती है। इसके अलावा संगठित रूप से काम करने से कृषि लागत में कमी आती है और व्यापार लेन देन की लागत भी कम से कम हो जाती है। एकत्रीकरण के कारण उत्पादक संगठन मात्रा और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से कृषि उपज की आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बाजार तक बेहतर पहुंच मिलती है, यानी कि कृषि उपज को एकत्रित करने के कारण छोटे पैमाने पर खेती करने वाले उत्पादक खरीदारों की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सक्षम बनते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में उपज के प्रक्रिया से उत्पादक संगठन बाद में उच्चतर मूल्य के बाजारों तक पहुंच बना पाते हैं और अपनी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त कर पाते हैं। केवल यही नहीं, किसानों की मोलभाव करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। सामूहिक रूप से विशेषकर छोटे अथवा सीमांत उत्पादकों की मोलभाव करने की शक्ति कई तरह से बढ़ जाती है। अपने उत्पादकों के एकत्रीकरण और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाकर ये पूरे वर्ष के दौरान अलग अलग सदस्यों के बीच उत्पादन का बंटवारा कर उत्पादक खरीदारों की निश्चित मांग को पूरा कर सकते हैं और इसलिए बेहतर कीमत के लिए मोलभाव कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के कारण उत्पादक संगठन प्रसंस्करण, भंडारण या परिवहन सुविधाओं में अपेक्षाकृत अधिक आसानी से निवेश कर सकते हैं, जिससे सदस्यों को ही चुनने का सामर्थ्य मिलता है कि वो कब और कहां अपनी उपज बेचें। कृषक संगठन की एक और विशेषता यह है कि इससे किसान आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक उत्पादक को कोई सेवा प्रदान करने की अपेक्षा समूह को सेवा प्रदान करना सेवा प्रदान करने वालों को लाभप्रद सिद्ध होता है। साथ ही बड़े पैमाने पर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के कारण किफायत होती है। इससे विभिन्न व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के लिए छोटे स्तर के उत्पादकों के साथ काम करना भी अपेक्षाकृत सस्ता और आसान हो जाता है। दूसरा, उत्पादकों के संगठित और कानूनी रूप से पंजीकृत समूह व्यक्तिगत उत्पादकों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करने की और उच्च प्रोफाइल होने की संभावना है। और एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हर किसान को विशेषज्ञता प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि उत्पादक संगठनों से किसान या छोटे और सीमांत उत्पादन
अपने संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं और व्यापार में शामिल अलग अलग विशेष कार्यों में श्रम को विभाजित कर सकते हैं। इससे पीओ श्रम का अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग कर सकती है। यही नहीं, प्रमुख कार्यों में विशेषज्ञता यानी कि जानकारी विकसित कर सकती है और अन्य सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने सदस्यों का समय बचाने में सक्षम होती है। आखिरी में सबसे विशेष लाभ यह है कि सबको एक दूसरे की सहायता मिलती है। साथ मिलकर काम करने से एकता मजबूत होती है, साझी सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है और उत्पादकों अथवा किसानों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके कारण वो बाजार के उभरते जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने और बाजार को प्रभावित करने वाली स्थानीय नीतियों और कार्य पद्धतियों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। किंतु अशोक बाबू, उत्पादक संगठन का निर्माण एवं संवर्धन कौन कर सकता है? कोई भी एक व्यक्ति या संस्था जो अपने द्वारा संवर्धित किए जाने वाले उत्पादक संगठन सहित अन्य संस्थाओं के साथ कानूनी एग्रीमेंट कर सकती है। उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था यानी कि पीओपीआई बन सकती है। उत्पादकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अच्छे उद्देश्य से उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था सद्भावना से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए दानकर्ताओं अथवा वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से उत्पादक संगठन का निर्माण एवं संवर्धन कर सकती है। तात्पर्य, कोई भी अनुभवी व्यक्ति अथवा एनजीओ अथवा समुदाय आधारित संगठन उत्पादक संगठन का निर्माण एवं संवर्धन कर सकती है। इसके अलावा कोई कॉरपोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, विकास एजेंसियां भी संगठन बना सकती हैं। साथ ही साथ कोई सरकारी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कमोडिटी बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान एजेंसियां भी कृषक संगठन का संवर्धन कर सकती है। अंततः कोई भी सहकारी समिति, बड़ी उत्पादक कंपनी या उत्पादक एसोसिएशन या फेडरेशन भी उत्पादक संगठन का निर्माण एवं संवर्धन कर सकती है। अशोक बाबू, आपने पीओपीआई का नाम लिया, इसकी क्या भूमिका है उत्पादक संगठन में? हाँ मनोज, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। तो मोटे तौर पर पीओपीआई की जिम्मेदारियों में शामिल है क्लस्टर की पहचान करना, उत्पादकों को एकजुट करना और उत्पादक संगठन का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना। साथ ही नियमों अथवा उप नियमों, संस्था के अंतर नियमों और बाहर नियमों का निर्माण करना, उत्पादक संगठन प्रबंधन और उत्पादकों की क्षमता निर्माण और परिचयात्मक दौरे आयोजित करना। इसके अलावा व्यवसाय आयोजना और संसाधन संग्रहण करना, उत्पादक संगठन में मजबूत प्रणालियां, कार्य पद्धतियां और प्रबंध सूचना प्रणाली MIS का विकास करना भी शामिल है। साथ ही में पीओपीआई व्यवसायगत निर्णयों अथवा परिचालनों, लेखा परीक्षा और अनुपालन को सुनकर बनाती है। इसके अलावा पीओपीआई तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग और अन्य आरंभिक सेवाएं FPO को प्रदान करती है ताकि संगठन मजबूत हो और लंबे समय तक अपना सफल व्यवसाय करती रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्पादक संगठन के गठन के महत्वपूर्ण कारकों की ओर। तो अशोक बाबू, क्या उत्पादकों की कमाई, उत्पादन की मात्रा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सब का उत्पादक संगठन के गठन पर परिणाम होता है? हाँ विकास, उत्पादक संगठन के गठन के समय काफी सारी महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि उत्पादकों की कमाई के कारणों से जुड़े मुद्दे, चयनित क्षेत्र या क्लस्टर में छोटे उत्पादकों के प्रकार, उत्पादन की प्रमात्रा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बाजार की संभाव्यता इत्यादि। इसके अलावा संगठन के गठन पर और भी कई चीजों का परिणाम होता है। उदाहरणार्थ, मौजूदा बाजार में उत्पादन की वर्तमान और भविष्य की मांग, निवेश करने, नई प्रौद्योगिकी अपनाने और सामूहिक कार्य करने की उत्पादकों की इच्छा, और साथ ही
बाजार श्रृंखला और बाजार वातावरण में विद्यमान चुनौतियां, अचानक आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां, मौसम परिवर्तन के कारण बाजार पर असर भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों अथवा जिलों के बड़े खुदरा व्यापारियों या प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा संसाधित उत्पादों या आधे तैयार माल का पता होना भी उतना ही जरूरी है। कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए सरकारी विभागों, एनजीओ, निजी कंपनियों और विशिष्ट कार्य क्षेत्र में काम करने वाली अन्य एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायता की संभावनाओं की पड़ताल करना भी जरूरी है। अंततः उत्पादक संगठन में शामिल होने वाले सदस्यों से मिलने वाले लाभ और शामिल न होने से होने वाली हानि से भी अवगत होना एक आवश्यक कारक साबित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्पादक संगठन के गठन के महत्वपूर्ण कारकों की ओर। अब हम मुड़ते हैं सबसे अहम प्रश्न की ओर, जो है कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का गठन कैसे करें। तो भाइयों, इस काम में आप सब मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपके गांव में संगठन तो पहले से ही मौजूद है। तो बताओ मनोज, हमारा सबसे पहला चरण क्या था? स्वाभाविक क्लस्टरों की पहचान। बिल्कुल सही, हमारा पहला चरण है स्वाभाविक क्लस्टरों की पहचान। इसके अंतर्गत विकसित वाटर शेड, वाड़ी परियोजनाएं, कमोडिटी क्लस्टर्स, नाबार्ड समर्थित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में शामिल किसान और किसान क्लब एवं संयुक्त देयता समूह शामिल होते हैं। साथ ही किसान क्लबों अथवा स्वयं सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह के फेडरेशन, ग्राम वाटर शेड समितियां, वाड़ी समूह, कमोडिटी ग्रुप, जल उपयोगकर्ता संघ और बीज ग्राम के लाभार्थी इत्यादि को संगठन में शामिल करने के लिए विचार कर सकते हैं। क्लस्टर की पहचान प्रमुख हितधारकों एवं राज्य सरकार के विभागों की परामर्श से की जानी चाहिए और एक क्लस्टर में सामान्यतः 8,000 से 10,000 किसानों की आबादी वाले क्षेत्र होने चाहिए। हमारा दूसरा चरण है निदानात्मक अध्ययन अथवा आधार स्तरीय सर्वे। दूसरे चरण में अनिवार्य है कि जिन किसानों को हम संगठित करना चाहते हैं उनकी वर्तमान स्थिति, कृषि उत्पादन का स्तर, फसलों के प्रकार, बाजार माध्यमों और अपेक्षित महत्वपूर्ण सेवाएं, बुनियादी संरचनाओं की कमी तथा अन्य सेवाएं जो संगठन के लिए लाभदायक हों, उनका अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि संगठन का निर्माण एवं उसका पालन पोषण उसी आधार पर किया जा सके। चरण 3 के अंतर्गत किसानों की जागरूकता और उन्हें एकत्रित करना शामिल है। इसके लिए किसानों को किसान उत्पादक संगठन गठित करने के महत्वपूर्ण और संभावित लाभों के बारे में बताने के लिए गांवों में बैठक लेकर जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण तथा अग्रणी किसानों की पहचान करना आवश्यक है। साथ ही साथ मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण, क्षेत्रों के लिए उपयुक्त व्यावसायिक गतिविधियों की योजना और प्रमुख हितधारकों की भूमिका समझाना सर्वोपरि है। ये चरण बाजार परिदृश्य, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर और संभावित गतिविधियों की पहचान भी करता है। इसके अलावा इस चरण के अंतर्गत ये भी जरूरी होता है, सामान्यतः सदस्य उत्पादक कंपनी में 10 के अंकित मूल्य वाला एक शेयर ऐसे 50 से 100 शेयर खरीदते हैं। सहकारी संस्थाओं के मामले में इसके प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई राशि के अनुसार शेयर का पूंजी अंशदान किया जाता है। उत्पादक कंपनी पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम 10 व्यक्तियों अथवा 2 उत्पादक संस्था अथवा 10 या अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण की ओर, जो है उत्पादक संगठन की संरचना और गठन। जब क्लस्टर के किसानों अथवा अनौपचारिक समूह को कृषक उत्पादक संगठन की संकल्पना और उसमें निहित व्यवसाय, व्यवसायिक जोखिमों और कृषक उत्पादक संगठन के रूप में एकजुट होने के सकारात्मक प्रभावों की पर्याप्त समझ हो जाए,
तो उन्हें साथ मिलकर एफपीओ गठित करने में सहयोग प्राप्त होता है। परंतु इसके लिए कम से कम 100 किसानों की आरंभिक शेयरधारिता वाली सदस्यता स्थापना करना जरूरी है। एफपीओ के गठन को औपचारिक रूप देने में 6 गतिविधियों का समावेश होता है। प्रथम, अधिनियम अथवा उप नियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन होना चाहिए। दूसरा, संस्था के अंतर नियम और बाहरी नियमानुसार विधिक दस्तावेज तैयार करने चाहिए। तीसरा, संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चौथा, व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक कुशलता रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ अथवा की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा होनी चाहिए। पांचवा, कृषक उत्पादक संगठन के निगमन अथवा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। और आखिर में पहली आम सभा का आयोजन पंजीकृत दिनांक से 90 दिन के अंदर होना चाहिए, जिसमें संगठन की औपचारिक स्थापना होती है। कृषक उत्पादक कंपनी के गठन के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, विधिक दस्तावेज तैयार करना और दूसरा, पंजीकरण। पंजीकरण के अंतर्गत नामित निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही संस्था नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन करना यानी कि फॉर्म 13 का होना जरूरी है। इसके अलावा नाम उपलब्ध हो जाने के बाद आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों की सूची में शामिल होते हैं संस्था के बाहर नियम, संस्था के अंतर नियम यानी कि AOA, पंजीकृत कार्यालय के लिए फॉर्म संख्या 18, निर्देशकों की नियुक्ति के लिए फॉर्म संख्या 32, प्रस्तावित निदेशकों के लिए DIN हेतु ऑनलाइन आवेदन करना और फॉर्म 1। हमारा 5वां चरण है व्यवसाय अथवा वित्तीय आयोजना और संसाधन संग्रहण। इस चरण के अंतर्गत POPI के सहयोग से निदेशक मंडल के सदस्य और चुने हुए उत्पादक निदानात्मक अध्ययन सदस्यों के साझा दृष्टिकोण, प्रकृति और वस्तुओं के दायरे, संस्था की संरचना, भंडारण की बुनियादी संरचनाओं, तकनीकी विस्तार, गुणवत्तापूर्ण निविष्टियों आदि तथा बाजार परिदृश्य क्षेत्र में व्यवसाय के विकल्पों अथवा संभाव्यताओं एवं वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की आयोजना का कार्य कर सकते हैं। उसके अनुसार परिचालन योजना तैयार की जाएगी और बैंकों, अन्य उधारदाता एजेंसियों, कॉरपोरेटों की CSR निधियों आदि जैसे विविध संभव निधि स्रोतों से वित्तीय संसाधनों का संग्रहण किया जाएगा। हमारा 6वां चरण है क्षमता निर्माण और प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास। चूंकि FPO को अपनी वाणिज्यिक व्यवसाय गतिविधियां प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में चलानी होंगी, जिससे कई प्रकार के जोखिम होंगे, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि CEO और FPO के प्रबंधन और अन्य प्रमुख सदस्यों की पर्याप्त क्षमता निर्माण होना आवश्यक है। क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवसाय विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय और व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना, विपणन की तकनीकें, लेखा का रखरखाव और विभिन्न आवश्यक अनुपालन आदि शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत इन गतिविधियों का पूर्ण होना आवश्यक है। हमारा आखिरी चरण है अन्य हितधारकों के साथ सामंजस्य, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार कृषि विकास से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रहे हैं। FPO को अन्य एजेंसियों के साथ उचित संबंध स्थापित कर और प्रयासों में सामंजस्य लाते हुए इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए ये आखिरी चरण FPO को सक्षम बनाने का मौलिक और बुनियादी चरण है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो है FPO को नाबार्ड की सहायता। तो भाइयों,
क्या अब आपको कृषि उत्पादक संगठन की संकल्पनाएं और कार्य पद्धतियां समझ में आ गई? कोई और शंका है? जी अशोक बाबू, सिर्फ एक शंका है। एफपीओ के संगठन में किसानों को नाबार्ड की क्या सहायता प्राप्त हो सकती है? विकास, नाबार्ड किसानों को दो अहम और महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। एक, एफपीओ निर्माण एवं संवर्धन सहायता। दूसरी, ऋण उपलब्ध कराने और बाजार से जुड़ने में सहायता। संवर्धन सहायता के अंतर्गत परीक्षण, एक्सपोजर दौरे, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ गठबंधन, विशेषज्ञों की बैठकों और व्यवसाय को सुलभ बनाना अथवा प्रारंभिक सेवाओं के लिए, कृषि व्यवसाय के निर्माण के लिए काम करने वालों अथवा व्यवसायिक एजेंसियों के साथ जुड़कर कौशल विकास, व्यवसाय आयोजना, प्रौद्योगिकी प्रसार जैसे एफपीओ को सीधा लाभ पहुंचाने वाले परीक्षण और प्रयासों के लिए अनुदान सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड एफपीओ संगठन के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने में मदद करता है। ऋण का सही उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ को आवश्यक क्षमता निर्माण कराने में नाबार्ड का अहम योगदान होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सारांश की ओर। क्या अब सारे प्रश्नों का निवारण हो गया? जी हाँ अशोक बाबू। तो चलिए फिर हम अंत में इस पूरी बैठक की संक्षेप में चर्चा करते हैं। इस बैठक के दौरान हमने सीखा कि किसानों तथा अन्य प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित उत्पादक संगठन को कृषि उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ कहते हैं। उत्पादक संगठन का संवर्धन कोई भी अनुभवी व्यक्ति, कॉरपोरेट, बैंक, सरकारी विभाग, बड़ी उत्पादक कंपनियां अथवा उत्पादक एसोसिएशन या फेडरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पादक संगठन के संवर्धन में पीओपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि उत्पादक संगठन के गठन में 7 अहम चरण शामिल हैं और एफपीओ के संगठन में नाबार्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंतर्गत नाबार्ड संवर्धन सहायता और ऋण उपलब्ध कराने में उपयोगी है। तो भाइयों, संक्षेप में संगठन ही शक्ति है। अब समय है आपके ज्ञान की जांच का। एफपीओ का संगठन नीचे दिए गए किन उत्पादकों द्वारा किया जाता है? एक काम कर, ले उससे कम इसमें। सही जवाब। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उत्पादक संगठन की विशेषता नहीं है? कि सबसे पहली मूलभूत विशेषता यह है कि इसे कोई भी कृषि या कृषितर गतिविधियों के लिए गठित किया जा सकता है। प्रबंध सूचना प्रणाली MIS का विकास ये किसका काम है? POPI यानी उत्पादक संगठन संवर्धन संस्था। इसकी कई भूमिकाओं में से एक भूमिका है उत्पादक संगठन में मजबूत प्रणालियां और कार्य पद्धतियां विकसित करना और प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कि MIS का विकास करना। निम्नलिखित एजेंसियों में से उत्पादक संगठन का संवर्धन कौन कर सकता? सही जवाब। एफपीओ का संवर्धन कोई भी अनुभवी व्यक्ति अथवा एनजीओ अथवा कोई भी कॉर्पोरेट, बैंक और वित्तीय संस्था कर सकती है। ये एफपीओ के कारण किसानों को होने वाले अनेक लाभों में से एक महत्वपूर्ण लाभ है। सही जवाब। एफपीओ के कारण सामूहिक रूप से, विशेष रूप से छोटे अथवा सीमांत उत्पादकों की मोल भाव करने की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है।
विद्यमान बाजार में उत्पादक की वर्तमान और भविष्यगत मांग का अनुमान होना ये उत्पादक संगठन इंडस्ट्री में भेजा उसने। के गठन के लिए अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। क्या यह वाक्य सही है या गलत? सही जवाब। विद्यमान बाजार में उत्पादक की वर्तमान और भविष्यगत मांग का अनुमान होना यह उत्पादक संगठन के गठन के लिए अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। कृषक उत्पादक संगठन के गठन का पहला चरण क्या है? सही जवाब। स्वाभाविक क्लस्टरों की पहचान ये कृषक उत्पादक संगठन के गठन का पहला चरण है। इसके अंतर्गत विकसित वाटरशेड, वाड़ी परियोजनाएं, कमोडिटी क्लस्टर्स, नाबार्ड समर्थित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में शामिल किसान और किसान क्लब अथवा संयुक्त देयता समूह शामिल होते हैं। एफपीओ के पंजीकरण के लिए कौन से फॉर्म भरना जरूरी है? अफसोस, आपका जवाब सही नहीं है। एफपीओ के पंजीकरण के लिए फॉर्म 13, फॉर्म 18, फॉर्म 32 और फॉर्म 1 का होना जरूरी है। कृषक उत्पादन कंपनी पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों और कितने उत्पादक संस्थाओं की आवश्यकता होती है? सही जवाब। कृषक उत्पादन कंपनी के प्रबंधन में न्यूनतम और अधिकतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अफसोस, आपका जवाब सही नहीं है। कृषक उत्पादन संस्था का पंजीकरण निम्न में से किस एक्ट के तहत किया जाता है? सही जवाब। कृषक उत्पादन संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? अफसोस, आपका जवाब सही नहीं है। बोर्ड मीटिंग का आयोजन होना चाहिए। सही जवाब।